किसान भाइयों नमस्कार। आज बड़े दिनों बाद फिर आपसे मुखातिब होने का अवसर मिला है और आज हम बात करेंगे सोयाबीन में समेकित कीट प्रबंधन के बारे में। अभी अगला खरीफ का सीज़न शुरू होने वाला है, तो मैं आप लोगों को कुछ समेकित कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी, जो मुख्य जानकारी है वो देना चाहूँगा। क्योंकि किसान भाइयों, ये तो आप लोग भी जानते हैं कि सोयाबीन में कीड़ों का बड़ा प्रकोप होता है और आप लोगों को जान के ये आश्चर्य होगा कि इससे सोयाबीन की ही अगर हम बात करें तो करीब 15 से 17 हज़ार करोड़ रुपए का इसमें नुकसान हो जाता है। तो अगर इतना नुकसान हम रोक सकें उचित प्रबंधन से, तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी धनराशि हम बचा सकते हैं। इस जो नुकसान है उसको रोकने के लिए अभी तक हम लोग क्या करते हैं, आप किसान भाई क्या करते हैं? जब भी कोई कीड़ा देखने को मिलता है तो तुरंत आप उस पर रासायनिक कीटनाशक डालते हैं। जबकि समेकित कीट प्रबंधन की जो प्रणाली है उसमें रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग हम सबसे आखिर में करते हैं, जब बहुत ज़रूरी हो जाता है तब करते हैं। उसके पहले भी कई विधियां ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम कीड़ों की संख्या को कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कीड़ों की संख्या को कम कर सकने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये देखिए, किसी भी रासायनिक कीटनाशक से भी, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कीड़े हम पूरे 100% कीड़े नहीं मार सकते हैं। 10, 15, 20% कीड़े रह जाते हैं। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम कीड़ों की संख्या को कम कर सकें ताकि वो हमारी फसल को आर्थिक नुकसान न पहुँचा सकें। और इन्हीं सब उपायों को मिला के हम कहते हैं समेकित कीट प्रबंधन की प्रणाली। और ये समेकित कीट प्रबंधन जब फसल लगी हो तब से शुरू नहीं होता है, उसके पहले से शुरू हो जाता है। जब आप रबी की फसल की कटाई के बाद में आपके खेत खाली होते हैं, या गर्मी में भी अगर कोई फसल लगाते हैं उसके बाद में जो खेत खाली होते हैं, उसके बाद से हमारी समेकित कीट प्रबंधन के उपाय शुरू हो जाते हैं। जब हमारे खेत खाली रहते हैं, ये महीना रहता है अप्रैल और मई का और जून का प्रथम पखवाड़ा। इस समय अगर खेत की गहरी जुताई कर दें हम, तो बहुत सारे कीड़े ऐसे होते हैं जिनकी की एक अवस्था, उनके जीवन काल की एक अवस्था ज़मीन में होती है। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, गर्डल बीटल अपनी एक अवस्था ज़मीन के अंदर पूरी करता है। हेलियोथिस जो चने की इल्ली होती है, उसका प्यूपा भी ज़मीन के अंदर रहता है। तंबाकू की इल्ली, उसका प्यूपा भी ज़मीन के अंदर रहता है। और कीटों के अलावा बहुत सारे बीमारियां हैं, रोग हैं, उनके जीवाणु भी ज़मीन के अंदर रहते हैं। खरपतवार के बीज ज़मीन के अंदर रहते हैं। तो गहरी जुताई का मकसद ये है कि ये सारे जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कारक हैं, उनको गहरी जुताई से जब मिट्टी पलटती है उसके माध्यम से इनको ऊपर ले आना। और ऊपर जब तेज़ गर्मी पड़ती रहती है मई और जून की, उसमें ये मर जाते हैं। तो ये अगर आप हर साल नहीं भी कर सकें तो कम से कम 2 या 3 साल में एक बार अवश्य कर लें, ताकि आपकी ज़मीन के अंदर जो भी हानिकारक अवस्थाएं हैं कीड़ों की या बीमारियों की या खरपतवार की, उनको हम नियंत्रित कर सकें। अब आप पूछेंगे कि कीटनाशक के अलावा और क्या क्या विधियां हैं। साथियों, बहुत रोचक चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एक मैंने अभी आपको बताया गहरी जुताई करने का। दूसरा एक जो मुख्य मुद्दा होता है वो है उचित वैरायटी का चयन। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास में सोयाबीन की कीट प्रतिरोधी वैरायटी उपलब्ध है, लेकिन हाँ, ऐसी वैरायटीज़ उपलब्ध हैं जिनमें कि कीड़े अपेक्षाकृत कम लगते हैं। जहाँ कीड़े कम लगते हैं, जिन वैरायटीज़ में कम लगते हैं, उसमें उनके नियंत्रण के लिए खर्चा भी कम होता है और उत्पादन भी सम्मानजनक मिलता है। तो अगर आप सिर्फ अधिक उत्पादन की दृष्टि से किसी वैरायटी का चयन करते हैं तो उसमें हो सकता है कि आपको कीट नियंत्रण के लिए अधिक राशि खर्च करनी पड़े। तो ये गणित थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, और जिसमें कम कीड़े लगे और कम खर्चे में आपकी अगर अच्छी सम्मानजनक उत्पादन आ जाता है तो इससे बढ़िया उपाय और कोई नहीं है। अगली बात आती है संतुलित पोषण की। हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की ज़रूरत पड़ती है, मुख्य रूप से ये पड़ती है। और सोयाबीन चूँकि एक तेलीय फसल है, इसके लिए सल्फ़र की भी आवश्यकता होती है। आमतौर पे किसान भाई या तो डीएपी डाल देते हैं या सुपर फास्फेट डाल देते हैं। सल्फ़र का प्रचलन अब थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो पोटाश का जो स्रोत है, उसको पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। साथियों, पोटाश न सिर्फ एक पोषण
प्रबंधन के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये कीट प्रबंधन के लिए भी ज़रूरी है। आप लोग देखेंगे, खुद महसूस करेंगे कि जिस फसल में पोटाश पड़ा हो उसमें कीड़े कम लगते हैं। उसका कारण बड़ा सरल सा कारण एक बता देता हूँ कि पोटाश डालने से पौधे में मजबूती आती है, कड़कपन आता है। एक उसकी जो कोशिकाएं हैं वो कड़क हो जाती हैं, तने कड़क हो जाते हैं, पत्तियां थोड़ी सी कड़क हो जाती हैं, तो आम तौर पे कीड़े इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अब उसके बाद में एक बहुत ही छोटा सा और सरल सा और सस्ता सा उपाय है कीट प्रबंधन का, बीजोपचार करना। देखिए, मुझे याद पड़ता है आज से कुछ सालों तक हम रासायनिक कीटनाशकों से बीजोपचार नहीं कर पाते थे। किसान भाइयों का भी इसमें कोई ध्यान नहीं था, रुचि नहीं होती थी। वो सिर्फ राइजोबियम से या पीएसबी से सीड ट्रीटमेंट करके बो देते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखने में आया है कि प्रारंभिक अवस्था से ही कुछ कीट सोयाबीन को नुकसान करने लगते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था के कीड़ों के नियंत्रण के लिए, उनके प्रबंधन के लिए बीजोपचार करना बहुत सरल होता है और सस्ता भी होता है। थोड़ी सी मात्रा में रासायनिक कीटनाशक लगते हैं जो कि कम से कम 20 से 25 दिन तक आपकी फसल को प्रारंभिक अवस्था में लगने वाले कीड़ों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद में फंजीसाइड या कवकनाशी जो है, फफूंदनाशक है, उनसे भी बीजोपचार करना है। यहाँ पे साथियों मैं एक आपको छोटा सा फार्मूला बताता हूँ। अब देखिए, 3 चीज़ें हो गई, कीटनाशक हो गए, फफूंदनाशक हो गए और राइजोबियम पीएसबी हो गए। तो इनको तीनों को मिला के एक साथ बीजोपचार नहीं करना है। इसके लिए एक आपको फार्मूला याद रखें, FIR। F मतलब फंजीसाइड, I मतलब इंसेक्टिसाइड और R मतलब राइजोबियम। तो इस क्रम में आपको बीजोपचार करना है। ऐसा नहीं कि आपने राइजोबियम से पहले कर दिया या फफूंदनाशक से पहले कर दिया। ये आप फार्मूला ध्यान में रखेंगे तो जो आप बीजोपचार कर रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। और एक बार आपने जैसे फंजीसाइड से किया, थोड़ा सा उसको 1-2 घंटे सूखने दें, फिर इंसेक्टिसाइड किया, फिर 1-2 घंटे सूखने दें, और फिर बोने से तुरंत पहले आप राइजोबियम और पीएसबी से बीजोपचार कर सकते हैं। साथियों, एक चीज़ और देखने में आती है और इस बारे में हम काफ़ी आप लोगों से चर्चा भी करते रहते हैं। आमतौर पर किसान भाई बहुत अधिक बीज की मात्रा का उपयोग करते हैं। 1 हेक्टेयर में जहां हम बीज के आधार पे, बीज के आकार के आधार पे आपको बोलते हैं कि 55 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर का बीज इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ पे कई किसान भाई 125-150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बीज भी इस्तेमाल करते हैं। साथियों, ये बात तय है कि जितनी ज़्यादा घनी फसल होगी उतने ही उसमें कीड़े ज़्यादा आएंगे, उतनी ही फसल में नमी ज़्यादा बनी रहेगी और इसकी वजह से फफूंद जनित बीमारियां भी आती जाएंगी। तो कृपया बीज को एक जो अनुशंसित मात्रा है उसमें ही प्रयोग करें। ये जब बात ज़रूर है कि जो छोटे दाने वाली प्रजातियां हैं उसमें कम बीज लगेगा और जो मोटे दाने वाली प्रजातियां हैं उनमें अधिक बीज लगेगा। तो इससे न सिर्फ आपका बीज की मात्रा में बचत होगी, आपके खर्चे में बचत होगी, बल्कि एक अच्छी पौध संख्या वाला आपका खेत भी तैयार हो जाएगा। अब आपने बीज लगा दिए, फसल आ गई। अब इसके बाद में सिर्फ घर नहीं बैठना है, आपको फसल की निगरानी लगातार करनी है। निगरानी से मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप मेड़ पे चल के खेत को देख के आ गए, आप अंदर जाएं खेत में और देखें फसल में क्या हो रहा है। क्योंकि जो भी रोग आते हैं या कीड़े आते हैं वो शुरुआत में एक थोड़े से स्थान पे आते हैं। जैसे अगर खेत में पीला मोज़ाइक बीमारी आ गई, वो आपको शुरुआत में कुछ 5-10 पौधों में दिखाई देगी, पीलापन दिखाई देगा। या तंबाकू की इल्ली आती है, उसका प्रकोप भी पहले बहुत ही कम मात्रा में सीमित क्षेत्र में दिखता है। तो अगर आप नियमित रूप से अपने खेत की निगरानी कर रहे हैं तो इस तरह का कोई बीमारी है या कोई कीट प्रकोप है वो आप उसको तुरंत पहचान सकते हैं और उसके लिए उपाय कर सकते हैं। इसी सिलसिले में एक चीज़ और मैं कहूँगा कि कीड़ों के बारे में, जो मुख्य मुख्य कीट हैं उनके जीवन चक्र की जानकारी भी हमको होना चाहिए। अभी मैंने 2 कीड़ों का नाम लिया, तंबाकू की इल्ली है एक और एक गर्डल बीटल भी है। तंबाकू की इल्ली क्या होता है, इसके जो वयस्क होता है वो एक जगह 200-300 के झुंड में अंडे देती है और उसमें से जब वो इल्लियाँ निकलती हैं तो शुरुआत में एक पत्ते पर रहती हैं, उसका हरा हरा क्लोरोफिल खा जाती हैं, फिर उसी पौधे की दूसरी पत्तियों पर फैलती हैं और उसको पूरा सफ़ेद बना देती हैं। तो अगर इस तरह के पौधे आपको दिखते हैं, ये निगरानी से ही संभव है,
अगर इस तरह के पौधे दिखते हैं तो उनको तुरंत निकाल दीजिए, और एक एक पौधा निकालने से आप ये मान लीजिए कि उस पौधे पर जो 250-300 इल्लियाँ जमी हैं वो आपने अपने खेत में से बाहर कर दी। इसी तरह गर्डल बीटल के बारे में भी अगर जानकारी है तो उसका नियंत्रण भी बहुत सुविधाजनक है और आसान है। गर्डल बीटल की मादा जब रिंग बनाती है, गर्डल बनाती है, तने पे बनाती है या पत्ती के डंठल पे बनाती है, तो आपको कब समझ में आता है? जब ऊपर की पत्ती सूख जाती है। इसका मतलब कि आप 5-6 दिन लेट हो गए। देखिए, जैसे ही गर्डल बनाती है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर वो पत्ती झूल जाती है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह से लटक जाती है पत्ती, क्योंकि उसमें नीचे से पानी और पोषण तत्व जाना बंद हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की मुरझाई हुई पत्तियों को नीचे से तोड़ लिया जाए और हफ्ते में या 10 दिन में 2 बार भी ये प्रक्रिया कर ली जाए कि पत्तियों को तोड़ के बाहर कर दें, तो गर्डल बीटल के नियंत्रण के लिए दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि ये काम बड़े खेतों के लिए संभव नहीं है। जिनके पास में कम ज़मीन है वो किसान भाई इसको अवश्य कर सकते हैं। एक और बहुत रोचक चीज़ है, आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम चिड़ियाँ हैं वो आपके खेत में आती हैं और इल्लियों को चुन चुन के खाती हैं। और ये चिड़ियाँ कहाँ से आती हैं? जो खेत के आसपास मेड़ पे पेड़ लगे हुए हैं या बिजली के खंभे हैं, वहाँ पे बैठती हैं और आपके खेत में आती हैं। तो अगर हम चिड़ियाओं के बैठने की व्यवस्था खेत में ही कर दें, उसमें एक चीज़ तो बड़ी अच्छी कहते हैं कि हम लोग कि इस तरह के टी के आकार की खूंटियाँ बना के गाड़ दें खेत में, या सूखी झाड़ी ही गाड़ दें। आप 1 बीघा में 10-15 जगह गाड़ दें और फिर आप देखें कि चिड़ियों के खाने की रफ्तार कितनी बढ़ जाती है। और ये तो अनुसंधान ने साबित कर दिया है कि अगर बर्ड पर्च या सूखी झाड़ियाँ चिड़ियाओं के बैठने के लिए खेत में है तो चिड़ियाओं की क्षमता, इल्लियों खाने की क्षमता करीब 20 से 25% तक बढ़ जाती है। आमतौर पे एक चिड़िया 1 घंटे में 50 इल्लियाँ खा जाती हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर वही उनकी क्षमता 20 से 25% बढ़ जाए तो कितनी अधिक इल्लियाँ खा सकेंगी। इसमें कुछ पैसा नहीं लगना है, थोड़ी सी आपकी मेहनत लगनी है। एक दूसरा कीट प्रबंधन के लिए बहुत अच्छा है, ख़ासतौर से सोयाबीन में 2 कीट हैं ऐसे जिनके लिए कि फेरोमोन उपलब्ध हैं। फेरोमोन ट्रैप एक बड़ा साधारण सा उपकरण है, 50 रुपये या 60 रुपये तक में आता है। और सोयाबीन में जो हेलिकोवर्पा, जो जिसको हम चने की इल्ली बोलते हैं, उसके लिए एक फेरोमोन उपलब्ध है और तंबाकू की इल्ली के लिए एक अलग फेरोमोन उपलब्ध है। तो अगर हम ये फेरोमोन ट्रैप अपने खेत में लगा देते हैं, 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगा देते हैं, तो ये 2 कीट आपके सोयाबीन के खेत में कब आ रहे हैं और कब आपकी फसल को नुकसान कर रहे हैं, ये जानने का आपको मौका मिलता है। और अगर आपने ये जान लिया, आपको पता चल गया कि आज हमारे खेत में फेरोमोन ट्रैप में इस जाति के पतंगे आ रहे हैं, तो आपको मान लेना चाहिए कि अगले 5-7 दिनों में आपको स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ेगी, कोई इनके प्रबंधन करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा किसान भाइयों, कई सूक्ष्मजीव आधारित कीटनाशक हमारे पास में उपलब्ध हैं जो कि इल्लियों में अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा करते हैं और उन बीमारियों से इल्लियां मरती हैं। ये सूक्ष्मजीव आपके बैक्टीरिया आधारित हो सकते हैं जैसे कि बैसिलस thuringiensis, या फफूंद आधारित हो सकते हैं जैसे कि ब्यूवेरिया बेसियाना, या फिर वायरस आधारित हो सकते हैं जैसे कि न्यूक्लियर पोरीहेड्रोसिस वायरस। यहाँ पे 2 चीज़ों पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बैक्टीरिया आधारित और फफूंद आधारित ये तो करीब करीब सभी तरह की इल्लियों पे काम करते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर पोरीहेड्रोसिस वायरस है NPV, वो कीट विशेष के लिए काम करता है। अगर आपके खेत में चने की इल्ली का प्रकोप है, हेलिकोवर्पा का प्रकोप है, तो उसमें हेलिकोवर्पा का ही NPV काम करेगा। अगर आपके खेत में तंबाकू की इल्ली का, जिसको हम स्पोडोप्टेरा बोलते हैं, उसका प्रकोप है, तो उसके लिए स्पोडोप्टेरा का ही NPV काम करेगा। तो ये आप थोड़ा सा आकलन अपने खेत में जाके कर लें कि किस प्रकार की इल्लियों का प्रकोप आपकी सोयाबीन की फसल में है और उसके हिसाब से उसके अनुरूप अपना NPV लेके आएँ और उसका स्प्रे कर दें। ये देखिए, आप कई बार आपको लगेगा कि ये NPV या जो सूक्ष्मजीव आधारित कीटनाशक हैं वो काम नहीं करते, हमको रासायनिक कीटनाशक ही डालना पड़ेगा। उसमें मैं आपका भ्रम दूर कर देता हूँ। जो भी सूक्ष्मजीव आधारित कीटनाशक डाल रहे हैं, चाहे वो फफूंद आधारित हो, चाहे वायरस आधारित हो, चाहे बैक्टीरिया आधारित हो,
स्प्रे करने के 24 से 48 घंटे के बाद में इल्लियाँ मरना शुरू होती हैं। रासायनिक कीटनाशकों में तो आपने देखा होगा कि आप स्प्रे करते हैं और पीछे आपको इल्लियाँ मरती हुई दिखती हैं। तो इनके सूक्ष्मजीव आधारित कीटनाशक डालने में थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि 24 से 48 घंटों में आपकी इल्लियाँ मर रही हैं। आपको इल्लियाँ हो सकता है इस दौरान जिंदी दिखें, लेकिन वो जिंदी इल्लियाँ आपकी फसल को नुकसान नहीं कर पाएंगी, क्योंकि स्प्रे करने के बाद में जैसे ही वो पत्ती खाती हैं उनके पेट में जाता है ये सूक्ष्मजीव आधारित कीटनाशक, वो खाना बंद कर देती हैं, पत्ती काटना बंद कर देती हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखें और इस तकनीक का भरपूर उपयोग करें और अपने स्तर पे, आपके जो ग्रामीण स्तर पे जो भी कीटनाशक विक्रेता हैं उनसे अनुरोध करें, उनको बोलें कि हमको ये कीटनाशक चाहिए, तो वो इसकी व्यवस्था करेंगे। अब आखिरी हथियार के रूप में हमारे पास में रासायनिक कीटनाशक है ही। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों में बहुत अच्छे और अच्छी गुणवत्ता वाले कीटनाशक उपलब्ध हो गए हैं और सोयाबीन के लिए भी अनुशंसित किए गए हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो सोयाबीन के लिए अनुशंसित कीटनाशक हैं भारत सरकार द्वारा या सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा, उनका ही प्रयोग करें। आपको हो सकता है दुकान वाला किसी कारणवश ऐसे कीटनाशक दे दे जो कि सोयाबीन में डालने के लिए अनुशंसित नहीं है, तो उनको कृपया न डालें। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि यहाँ पे किसान भाई साइपरमेथ्रिन का बहुत उपयोग करते हैं, वो भी किसी दूसरे कीटनाशक के साथ मिला के, उसको आप लोग अपनी भाषा में कॉकटेल बोलते हैं, उस तरह का उपयोग करने से बचें। जो अनुशंसित कीटनाशक हैं कम नहीं है, वो भी कम से कम 15 से 20 कीटनाशक ऐसे हैं जो कि सोयाबीन में आप डाल सकते हैं, जिनकी अनुशंसा की जाती है। और अब तो पिछले 3-4 सालों से ये भी देखने में आया है कि 2-2 कीटनाशक पहले से ही मिले हुए आ रहे हैं। कंपनियों ने 2 कीटनाशक जिनके की मारक प्रवृत्ति अलग अलग तरह की है, 2 कीटनाशक में एक हो सकता है संपर्क कीटनाशक हो और एक ऐसा हो सकता है जो कि सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हो। मतलब एक तो ऊपर इल्ली के ऊपर पड़ा तब मार देगा और उसके अलावा दूसरा उसमें भाग ऐसा होगा जो कि इल्ली के अंदर जाके या पौधे के अंदर जाके फिर मारने की क्रिया शुरू करेगा। तो इस तरह के विकल्प हमारे पास में उपलब्ध हैं, तो क्यों गैर अनुशंसित कीटनाशकों के पीछे भागना। कई कीटनाशक ऐसे होते हैं जिनकी अनुशंसा सोयाबीन के लिए नहीं की है, उनके डालने से कभी कभी विपरीत प्रभाव भी होता है। कीड़ों की संख्या बढ़ सकती है, उनके खाने की रफ्तार बढ़ सकती है, फसल को ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। और कभी आपकी फसल को कुछ नुकसान हो गया तो आपको कोई क्लेम भी नहीं बनेगा, कोई मुआवजा के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने अनुशंसित कीटनाशक नहीं डाले हैं। किसान भाइयों, ये संक्षिप्त अपने उद्बोधन में मैंने आज आपको बताने की कोशिश की कि सिर्फ रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भर न रहें, दूसरे उपाय भी उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करें और अपनी फसल को कीड़ों से, बीमारियों से सुरक्षित रखें ताकि आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। आगे आने वाले खरीफ सीज़न के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।